कल्पना करना भी मुश्किल है एक ऐसे समाज की जहां एक युवा लड़की का जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म मान लिया जाता है। बिल्कुल। और सबसे भयानक बात यह है कि जब उसके माता पिता उसे इस अकल्पनीय दुख से निकालने की कोशिश करते हैं तो उनकी हर कोशिश एक नए विद्रोह को जन्म देती है। एक ऐसा मौन विद्रोह जो अंततः समाज की जड़ों को हिला दे और परिवार को एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जिसके बारे में सोचना भी रूह कंपा देता है। ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है। सही कहा, ये एक बहुत ही गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। नमस्कार और सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल की इस विशेष डीप डाइव चर्चा में स्वागत है। इस गहन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मूल्यवान विचार जरूर साझा करें। बिल्कुल, ये समर्थन ऐसी ही और भी गहन चर्चाएं सामने लाने में बहुत मदद करता है। तो आज की ये डीप डाइव मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल कहानी नैराश्य लीला पर आधारित है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दिया जाए कि ये कहानी प्रेमचंद के प्रसिद्ध संग्रह मानसरोवर भाग 3 से ली गई है। हाँ, और आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी की ऊपरी परत को समझना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे समाज की रूढ़िवादी सोच और माता पिता के अति संरक्षण, जिसे मनोविज्ञान में ओवर कंपेंसेशन कहा जाता है, उसके कारण एक युवा विधवा का मनोवैज्ञानिक पतन होता है। और कैसे निराशा यानी नैराश्य एक अप्रत्याशित विद्रोह का रूप ले लेती है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल आधार से शुरू करते हैं। ये कहानी हमें अयोध्या ले जाती है, जहां पंडित हृदयनाथ और उनकी पत्नी जागेश्वरी रहते हैं। समाज में उनका एक रुतबा है, पैसा है। हाँ, और उनकी एक इकलौती बेटी है कैलाश कुमारी, और उसकी उम्र है मात्र 13 वर्ष। 13 वर्ष, बाप रे, ये उम्र अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। बहुत छोटी उम्र है। और त्रासदी देखिए कि उसका तो अभी गौना भी नहीं हुआ था। मतलब बचपन में शादी तो हो गई थी, लेकिन वो रस्म नहीं हुई थी जिसमें लड़की हमेशा के लिए ससुराल जाती है। एग्जैक्टली। उसने तो अभी पति का घर भी ठीक से नहीं देखा था, शायद विवाह का असल अर्थ भी नहीं समझा था, और उस छोटी सी बच्ची पर वैधव्य मतलब विधवा होने का पहाड़ टूट पड़ता है। इस स्थिति की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। हम 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, जहां एक विधवा का जीवन सिर्फ तपस्या और दुखों का पर्याय था, है ना? बिल्कुल। मुंडन, सफेद कपड़े, एकांत, विधवाओं को किसी भी शुभ कार्य से दूर रखा जाता था। लेकिन यहाँ पंडित हृदयनाथ और जागेश्वरी अपनी इकलौती संतान को उस भयानक शोक में घुटते हुए नहीं देख पाते। और यहीं से कहानी का पहला बड़ा मनोवैज्ञानिक पेच शुरू होता है। हाँ, वे बेटी को शोक से उबारने के लिए एक बहुत ही अलग और उस समय के हिसाब से हैरान करने वाला रास्ता चुनते हैं। वो उसे मनोरंजन की दुनिया में धकेल देते हैं। बिल्कुल। घर में एक ग्रामोफोन आ जाता है। उस जमाने में ग्रामोफोन एक बहुत बड़ी और दुर्लभ चीज हुआ करती थी। अरे, आज का लेटेस्ट गैजेट समझ लीजिए। हाँ, नए नए रिकॉर्ड बजाए जाने लगते हैं। माता पिता उसे अपने साथ थिएटर और सिनेमा ले जाने लगते हैं। और बात सिर्फ सिनेमा तक नहीं रुकती। धीरे धीरे ये शौक सम्मोहन मतलब मैस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म के तमाशों तक पहुंच जाता है। माता पिता बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह बेटी का मन लगा रहे और वो अपने एकांत के दुख को महसूस ही ना करे। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये स्थिति कुछ ऐसी लगती है जैसे किसी गहरे, बुरी तरह रिसते हुए आंतरिक घाव पर केवल एक रंग बिरंगा बैंडेड लगा दिया गया हो। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। घाव अंदर ही अंदर नासूर बन रहा है, लेकिन बाहर से सब कुछ चकाचौंध से भर दिया गया है। मुझे यहाँ एक सवाल उठता है, क्या माता पिता का ये अत्यधिक लाड़ प्यार वास्तव में कैलाश कुमारी की मदद कर रहा था, या उसे वास्तविकता से दूर ले जा रहा था? हाँ, एक ऐसे भ्रम में जहां से गिरना बहुत दर्दनाक होने वाला था। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वह है कैलाश कुमारी का उस कृत्रिम दुनिया में पूरी तरह से खो जाना। वो पूरी तरह से कट गई थी दुनिया से। बिल्कुल। इस बेतहाशा मनोरंजन ने उसके दुख को ठीक नहीं किया, बल्कि उसे एक कल्पना संसार का निवासी बना दिया। प्रेमचंद बहुत ही बारीकी से लिखते हैं कि वह वास्तविक दुनिया से पूरी तरह कट गई। मतलब लोगों के असली दुख दर्द से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। हाँ, वह हिप्नोटिज्म के मायाजाल में इतना खो गई कि भौतिक संसार उसे तुच्छ लगने लगा।
और शायद इसीलिए उसके अंदर एक अजीब सा घमंड भी आ गया था। एग्जैक्टली वह अपनी सुरुचि, अपनी इस सो कॉल्ड कलात्मक पसंद पर घमंड करने लगी। वो अपनी उम्र की सहेलियों को मूर्ख समझने लगी। क्योंकि वे सिनेमा और ग्रामोफोन की कदर नहीं जानती थी, है ना? हाँ, ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक पलायन यानी एस्केपिज्म था। उसने अपने वास्तविक दुख का सामना करने के बजाय एक झूठी दुनिया गढ़ ली थी। लेकिन जब कोई समाज के बीच रहता है तो समाज की नजरें कभी हटती नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। समाज जो हर चीज पर नजर रखता है, वो एक 13-14 साल की विधवा लड़की का ये आमोद प्रमोद कैसे बर्दाश्त कर सकता था? सवाल ही नहीं उठता। और प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। पड़ोसियों और समाज की महिलाओं ने जागेश्वरी उसकी माँ को ताने मारना शुरू कर दिया। वे साफ साफ व्यंग्य करती थीं। वे कहती थी कि जब विधाता ने एक विधवा के लिए संसार के दरवाजे बंद कर दिए हैं तो उसके लिए पूजा पाठ, मोटा खाना पहनना ही बना है। हाँ, उनके हिसाब से विधवा के लिए थिएटर और राग रंग तो घोर पाप था। और इन तानों का असर इतना तात्कालिक हुआ कि माता पिता जो कल तक बेटी को सिनेमा दिखा रहे थे, अचानक खौफ से भर जाते हैं। वो रातों रात सारा मनोरंजन बंद कर देते हैं। मतलब एक ही झटके में सब कुछ खत्म। और सिर्फ बंद नहीं करते, वे उसे बिल्कुल विपरीत दिशा में धकेल देते हैं। वही तो, ग्रामोफोन की जगह सीधे धर्म, कर्म, सत्संग और एकादशी के निर्जल उपवास आ जाते हैं। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक तार्किक उलझन है। क्या? जब माता पिता ने अपनी बेटी के लिए ग्रामोफोन का रास्ता चुना था, तब उन्हें इस समाज की परवाह क्यों नहीं थे? सही सवाल है। उन्होंने सिनेमा देखने का काम छुपकर तो नहीं किया होगा। फिर अचानक औरतों के चंद तानों से वो इतने क्यों डर गए? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो हमें उस दौर की लोक लाज की ताकत को समझना होगा। अच्छा। उस समय बदनामी का डर किसी भी धन दौलत पर भारी पड़ता था। माता पिता का वास्तव में कोई अपना स्वतंत्र स्टैंड था ही नहीं। वो बस हवा के रुख के साथ चल रहे थे। बिल्कुल। शुरुआत में उन्हें शायद लगा कि वे अपने रसूख के बल पर समाज की नजरों से बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही सीधे तौर पर सामाजिक बहिष्कार का खतरा सामने आया, उनका साहस टूट गया। मतलब कोई उनके घर पानी नहीं पिएगा, ऐसा डर? हाँ, वे समाज के दबाव में एक पेंडुलम की तरह झूल रहे थे। और इसका परिणाम कैलाश कुमारी के लिए बहुत चरम था। वो बेचारी आसमान से जमीन पर आ गिरी। और वह किशोरावस्था में थी, जहां इंसान वैसे भी हर चीज की अति में जाता है। जब उसकी मनोरंजन की दुनिया छीन कर उसे वैराग्य की ओर धकेला गया, तो वो उसमें इतनी गहराई से रम गई कि उसने सन्यासिनी बनने की ठान ली। बाप रे, एक चरम से दूसरे चरम पर। वो गीता और उपनिषद पढ़ने लगी। वो कहने लगी कि इस मोह माया से जितनी जल्दी निवृत्ति हो जाए उतना अच्छा है। और ये सुनकर माता पिता फिर से घबरा जाते हैं। ये विडंबना देखिए। बिल्कुल। पहले उन्हें बेटी के मनोरंजन से डर लगा कि लोग क्या कहेंगे। अब जब बेटी सच में वैराग्य की बातें कर रही है तो उन्हें उसकी वैराग्य भावना से डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अगर जवान बेटी भगवा पहनकर घर छोड़कर चली गई तो बदनामी का जो पहाड़ टूटेगा वो सिनेमा देखने वाली बदनामी से बहुत बड़ा होगा। ये माता पिता की सबसे बड़ी विफलता की उनकी ये घबराहट साफ दिखाती है कि वे वास्तव में बेटी के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे थे। वे सिर्फ समाज में अपनी नाक बचाने की चिंता कर रहे थे। वो बस एक सेफ रास्ता चाहते थे। तो अब इस नई मुसीबत से बचने के लिए पंडित हृदयनाथ क्या करते हैं? वे अपने मित्रों से सलाह लेते हैं। हाँ, और समाज के सो कॉल्ड समझदार लोग एक नया उपाय सुझाते हैं। वे कहते हैं कि कैलाश कुमारी को अध्यापिका बना दिया जाए। घर के अंदर ही एक पाठशाला खोल दी जाए, ताकि उसका मन भी लगा रहे, समाज की नजरों में भी वो एक पवित्र काम करे और सन्यास की बात भूल जाए। पिता उसे समझाते हैं कि सेवा ही वास्तव में सच्चा सन्यास है। वो दधीची और हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पिता के समझाने पर कैलाश कुमारी मान जाती है। घर में पाठशाला खुल जाती है और आस पड़ोस की कन्याएं पढ़ने आने लगती हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। उसे एक उत्पादक काम मिल गया। लेकिन ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। बिल्कुल। मुझे तो ये पाठशाला वाला आइडिया माता पिता द्वारा दिया गया एक सोने का पिंजरा लगता है। बहुत सही कहा। बाहर से सोने का रंग चढ़ा दिया है कि तुम आजाद हो। लेकिन जैसे ही पाठशाला में 12-13 साल की लड़कियां आने लगीं तो क्या हुआ? उन लड़कियों को छोड़ने के बहाने उनके घर के पुरुष चक्कर काटने लगे। वो बस एक जवान विधवा को देखने के बहाने ढूंढने लगे। और ये देखकर माता पिता ने फिर वही पुराना हथियार निकाला, बदनामी का डर। हाँ, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो पाठशाला भी हमेशा के लिए बंद करवा दी। क्या समाज किसी भी रूप में एक विधवा को स्वतंत्र और उत्पादक नहीं देख सकता?
ये बहुत ही कड़वा सच है और यही इस कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ है। पाठशाला का बंद होना कैलाश कुमारी के धैर्य का बांझ तोड़ देता है। जिस काम से उसे थोड़ी शांति मिली थी वो भी छीन लिया गया। इसी बिंदु पर कैलाश कुमारी को पहली बार अपनी बेबसी का यथार्थ ज्ञान होता है। उसे समझ आता है कि महिलाओं पर पुरुषों का कितना पूर्ण अधिकार है। उसे महसूस होता है कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है, वो बस एक संपत्ति है। हर कदम पर उस पर शंका की जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई चरवाहा हमेशा लाठी लेकर उसके पीछे खड़ा है। यह एहसास कि उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक कठपुतली समझा जा रहा है उसके भीतर एक भयंकर आक्रोश पैदा करता है। बार बार अपने जीवन के फैसलों को दूसरों द्वारा कुचले जाने के कारण वो गहरी निराशा यानी नैराश्य में चली जाती है। और जब सारी उम्मीदें मर जाती हैं तो वो बगावत करती है। और ये बगावत बहुत मुखर थी। वो अब समाज के नियमों को खुले आम तोड़ना शुरू करती हैं। वो रेशमी साड़ी पहनती है, बालों में लाल गुलाब का फूल लगाती है। उस जमाने में एक विधवा का सजना संवरना कितना बड़ा पाप माना जाता था। वो उपवास करना छोड़ देती है। और तो और जब बारात गुजरती है तो वो मुंह फेर लेती है। वो बारातों को शिकारियों के कुत्ते समझती हैं। वह विवाह को एक बलिदान मानती है। यह विद्रोह किसी शौक के कारण नहीं है, ये उस घुटन का विस्फोट है जो बरसों से जमा हो रही थी। जिस समाज ने उसे पल पल अपमानित किया वो अब उसी समाज को चुनौती दे रही थी। और ये चुनौती अपने चरम पर तब पहुंचती है जब तीज का त्योहार आता है। तीज का त्योहार जो पति के कल्याण के लिए किया जाता है। घर में माँ तैयारी करती है, लेकिन कैलाश कुमारी व्रत रखने से साफ मना कर देती है। जब माँ कहती है कि यह व्रत रखना हमारा धर्म है तो कैलाश कुमारी का वो संवाद आता है जो पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब वो पूछती है क्या पुरुष भी स्त्रियों के लिए कोई व्रत रखते हैं, माँ हैरान होकर कहती है कि मर्दों में यह प्रथा नहीं है। तो कैलाश कुमारी जो जवाब देती है वो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट स्टेटमेंट है। वो कहती है कि इसका मतलब पुरुषों को स्त्रियों की जान उतनी प्यारी नहीं होती। वो साफ कह देती है कि वो इस तथाकथित धर्म को नहीं मानती क्योंकि इसमें स्त्री केवल पुरुष के अधीन है। उसका ये सवाल पुरुष सत्ता की जड़ों पर बहुत बड़ा प्रहार है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर प्रेमचंद का गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सामने आता है। वो कैसे? प्रेमचंद समझाते हैं कि सामान्य स्थितियों में निराशा अपना यथार्थ रूप दिखाती है। इंसान रोता है, टूट जाता है। लेकिन जब इंसान के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचती है तब वो नैराश्य एक भयानक रूप ले लेता है। फिर इंसान लोकलाज और उपहास की परवाह करना छोड़ देता है। बिल्कुल, सारे नैतिक बंधन टूट जाते हैं। इंसान सोचने लगता है कि जब समाज ने मुझे इंसान ही नहीं समझा तो मैं नियम क्यों मानूं? यह नैराश्य की सबसे भयानक अवस्था है। हाँ, यह खुला विद्रोह उसके आत्मसम्मान के कुचले जाने की तीखी प्रतिक्रिया है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। लेकिन कहानी का अंत इतना झकझोरने वाला है कि दिमाग में गूंजता रहता है। बिल्कुल। जब पिता को इस विद्रोह के बारे में पता चलता है तो वे गहरी चिंता में डूब जाते हैं। घबराई हुई पत्नी पूछती है कि अब क्या उपाय है। और हृदयनाथ का वो आखिरी वाक्य, वे कहते हैं बस एक ही उपाय है पर उसे जबान पर नहीं ला सकता। ये बहुत ही खौफनाक है। वो एक वाक्य पूरे समाज की क्रूरता को बेनकाब कर देता है। वो उपाय जिसे पिता जुबान पर नहीं ला सकता वो उस लड़की को हमेशा के लिए खत्म कर देने की ओर इशारा करता है, जिसे आज ऑनर किलिंग कहा जाता है। समाज की प्रतिष्ठा, बदनामी का डर अंततः एक परिवार को इस खौफनाक समाधान की ओर ढकेल देता है। मतलब समाज की झूठी इज्जत एक जीते जागते मनुष्य से अधिक मूल्यवान हो जाती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। सोचकर देखिए, पहले उन्होंने घाव पर मनोरंजन का बैंडेड लगाया, फिर धर्म की बेड़ियां पहना दी, फिर पढ़ाने का झुंझुना पकड़ाया और वो भी छीन लिया, और अंत में उसे मिटा देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। ये प्रेमचंद के लेखनी की ताकत है। अंत में छोड़ जाने वाली बात यह है कि आज भी हमारे आसपास ऐसे कितने मौन विद्रोह पनप रहे हैं। कितनी ऐसी आवाजें हैं जिन्हें लोग क्या कहेंगे के डर से खामोश कर दिया जाता है। क्या एक इंसान के जीवन से बड़ा समाज का वो खोखला डर है? इसी चुभने वाले विचार के साथ आज की इस डीप डाइव चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में इस कहानी के खौफनाक अंत पर विचार जरूर साझा किए जाने चाहिए।
मिलते हैं अगली ऐसी ही डीप डाइव में। नमस्कार।